नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560609723860897442 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे यूपी ट्रिपल एससी की जो लेखपाल की भर्ती है उसके लिए हम सेक्शनल टेस्ट सीरीज चला रहे हैं जीएस की। आज हम टेस्ट 4 का डिस्कशन करेंगे। 3 टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि मोहनजोदारो की जो उत्खनन साइट है यानी कि आर्कोलॉजिकल साइट है उसको किसने एक्सकेवेट नहीं किया, उसके एक्सकेवेशन में कौन इन्वॉल्व नहीं था, और आपसे पूछ रहा है कि कौन से साल में इसको उसका उत्खनन किया गया था। आपको बताना है तो मोर्टाइमर व्हीलर, दयाराम साहनी, राखलदास बैनर्जी या अर्नेस्ट मैके। तो बताइए। तो इसमें से दयाराम साहनी इसमें इन्वॉल्व नहीं थे क्योंकि वो जो थे हड़प्पा की जो सिटी थी उसका जो है एक्सकेवेशन उन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आपसे पूछा है कि रेनोसोरस यानी कि जो गैंडे होते हैं वो गैंडा होता है वो कौन से तीर्थंकर का जो है सिंबल माना जाता है, और जो बोर है यानी कि जो बारह है वो किसके कौन से तीर्थंकर का सिंबल माना जाता है। तो ये जो है इसका आंसर श्रेयमसनाथ हो जाएगा, जिनका जो है गेंडा यानी कि राइनोसोरस माना जाता है, और विमलनाथ जो है उनका बोर यानी कि वारा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है दिल्ली सल्तनत के टाइम पे न्याय विभाग को क्या बोलते थे, दीवाने रिसालत, दीवाने कज़ाए मामलिक, दीवाने इंशा, नन ऑफ दीस। तो अगर हम देखें तो दीवाने कज़ा इसको बोलते थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। तो दीवाने रिसालत किसको बोलते थे, डिपार्टमेंट ऑफ अपील्स को, यानी कि जहाँ पे अपील की जाती थी, और दीवाने इंशा जो थी वो करस्पॉन्डेंस से थी, जो पत्राचार वगैरह होते थे करस्पॉन्डेंस उसके रिलेटेड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि जो चोला सोसाइटी थी उसमें जो कल्टिवेटिंग ग्रुप्स थे यानी कि जो खेती करने वाले खेतीहर समूह थे उनको क्या बोलते थे चोल सोसाइटी में, और दूसरा जो हाईएस्ट ऑफिशियल थे, सबसे सर्वोच्च अधिकारी होते थे, उनको क्या बोलते थे चोल सोसाइटी में, उलुकुडी सितुरमा, वेल्लार सितुरमा, उलुकुडी पेरुदन या वेल्लार पेरुदन। तो अगर हम देखें तो इसको वेल्लार बोलते थे जो खेतीहर के जो समूह होते थे उनको, और जो हाईएस्ट ऑफिशियल उनको होते थे पेरुदन होते थे। ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जो पेरिफेरल क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा वो भी आपको अटेम्प्ट करने हैं, और जो सारी चीज़ें हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बतानी है। नेक्स्ट आपसे पूछा है जो संवाद कौमुदी है वो कौन एडिट करता था, उसके जो संपादन है वो कौन करता था, और जो हिंदू पैट्रियट है उसका संपादन कौन करता था, राजा राम मोहन रॉय, गोपाल गणेश अगरकर और दादाभाई नौरोजी। इनमें से आपको चुनना है। तो अगर हम देखें तो जो संवाद कौमुदी है उसका राजा राम मोहन रॉय करते थे, और जो हिंदू पैट्रियट है उसका मधुसूदन रे करते थे, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स है। भारत का जो पहला न्यूज़पेपर है वो बंगाल गजट था। उसको निकाला किसने था, उस व्यक्ति का नाम बताना, उसके जो संपादक है उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकी गलत विकल्प आपको चुनना है। एक तरफ आपको ऑर्गेनाइजेशंस दे रखी हैं महिलाओं के लिए, और दूसरी तरफ आपको जगह दे रखी है। तो भारतीय स्त्री मंडल यानी कि भारतीय स्त्री मंडल कलकत्ता में, सेवा समिति बंबई में, निष्काम कर्म मठ पुणे में। तो आपको गलत विकल्प इसमें से चुनना था। तो अगर हम देखें तो जो सेवा मठ है वो इसमें से गलत है क्योंकि वो आपको बम्बई में नहीं मिलेगा, वो इलाहाबाद में मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे थे दक्कन एजुकेशन सोसाइटी यानी कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी वो दिए हुए में से कौन से लोग उसके फाउंडर नहीं है, यानी कि उसके संस्थापकों में से नहीं है, आपसे पूछ रहा है। और दूसरा जो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी है उसका वर्ष आपको बताना है जब उसकी स्थापना की गई थी। तो इसमें से अगर हम देखें तो एमजी रानडे, वीजी चिपडोंकर और जीजी आगरकर, ये सभी इससे रिलेटेड है। कौन इसमें से रिलेटेड नहीं है, रघुनाथ राव इसमें रिलेटेड नहीं है, और 1884 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कि जो नेशनल पार्क है यानी कि अंडमान निकोबार का जो राष्ट्रीय सबसे कम क्षेत्रफल वाला यानी कि लोएस्ट एरिया वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, मिडिल बटन, नॉर्थ बटन, सैडल पीक या साउथ बटन। तो अगर हम देखें इसका आंसर डी हो जाएगा, साउथ बटन हो जाएगा। ठीक है, और भी अगर आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेड ग्रुप की जानकारी आप इन दिए हुए नंबर से दे सकते हैं। ये आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाएगा, आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं भी कर सकते हैं तो आप हमारा फ्री जो टेस्ट सीरीज का जो चल रहा है, हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी, डेली क्विजेस भी डालते हैं, उसके बाद जो PYQs हैं वो भी हम डालते हैं, तो उसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, सिर्फ उतने से भी काम बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो टाइगर रिजर्व में असम में है, जो टाइगर रिजर्व असम में कुल क्षेत्रफल के हिसाब से, टोटल एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है, हाईएस्ट आपको बताना है। तो मानस, नामेरी, काजीरंगा, औरंग, तो ये मानस है, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन आपसे करेक्ट सही विकल्प को चुनना है। एक तरफ आपको हाथी अभ्यारण्य दे रखे हैं यानी कि एलिफेंट रिजर्व, और दूसरी तरफ आपको राज्य दे रखे हैं। तो मयूरभंज आपको बंगाल में मिलेगा, संबलपुर उड़ीसा में, बेतामी जो एलिफेंट रिजर्व है आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। करेक्ट आपको चुनना है। तो अगर हम देखें तो केवल बी इसमें करेक्ट है, जो संबलपुर है वो उड़ीसा में, जबकि मयूरभंज
और बेतामी दोनों ये भी आपको उड़ीसा में ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि जो माउंटेन स्ट्रेच जो पर्वत श्रृंखला जो पूर्ण रूप से भारत के अंदर आती है वो आपको बतानी है। नामचा और साल्तोरो, लियानकांग या कोला कांगड़ी। तो ये साल्तोरो की पर्वत श्रृंखला है जो पूरी तरह भारत के अंदर आती है। वरना अगर हम बात करें नामचा और की तो ये चाइना के अंदर भी आती है, लाइंग ये भूटान और चाइना के अंदर आती है, और कोला भी भूटान और चाइना के अंदर आती है। साल्तोरो जो है काराकोरम की जो पर्वत श्रृंखला है उसका ये पार्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वाटरफॉल यानी कि जलप्रपात। आपको बताना है कौन सा जलप्रपात दो राज्यों यानी टू स्टेट्स की जो बाउंड्री है, सीमा है, उस पर स्थित है। हिब्बे फॉल्स कर्नाटका, पलानी फॉल्स हिमाचल, चचई फॉल्स मध्य प्रदेश या दुदुमा फॉल्स। तो ये दुदुमा फॉल्स है इसका आंसर। माफ कीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा जंबल्ड हो गया है, लेकिन आंसर इसका डी होगा, दुदुमा फॉल्स ही है। इसमें ये आपको किसके नदी कौन से दो राज्यों में मिलेगा, तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जो बॉर्डर है उस पे ये आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा है कि सही विकल्प आपको चुनना है। एक तरफ आपको झीलें दे रखी है, दूसरी तरफ आपको राज्य बता रखे हैं। तो हैफलॉन्ग झील आपको केरल में मिलेगी, हमीर सार लेक आपको असम में मिलेगी, महाराणा प्रताप सागर हिमाचल में, और कुट्टनाड झील आपको गुजरात में मिलेगी। तो बताइए, तो इसमें से करेक्ट आपको चुनना था। तो ये महाराणा प्रताप वाली जो सागर है वो हिमाचल प्रदेश में। कंफ्यूज हो सकते हैं कि महाराणा प्रताप तो यार राजस्थान के थे, लेकिन नहीं, महाराणा प्रताप आप सागर जो है आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। जबकि हाफलॉन्ग की बात करें तो केरल में नहीं, असम में मिलेगा। हमीर सागर असम में नहीं है, गुजरात में है। और कुट्टनाड जो लेक है वो गुजरात में नहीं है, वो केरल में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कारो की माउंटेन पीक है, चोटी है, पर्वत शिखर है, वो कौन से स्टेट में, और धूपगढ़ माउंटेन जो है वो कौन से जो पर्वत शिखर है वो कौन से स्टेट में। हरियाणा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, इसमें से आपको चुनना है। तो हरियाणा में आपको मिलेगी कारो की चोटी, और धूपगढ़ आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको सेतु यानी कि ब्रिजेस के बारे में बताना है, कौन सा इसमें से आसाम के अंदर बनाया गया है। तो गोदावरी ब्रिज बनाया गया है, बोगीबील बनाया गया है, आरा ब्रिज बनाया गया है, दीघा ब्रिज बनाया गया है। तो बोगीबील ब्रिज बड़ा ही फेमस है जो इसके अंदर आसाम के अंदर बनाया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। बाकी गोदावरी ब्रिज अगर हम देखें तो वो आपको अरुणाचल ये माफ कीजिएगा आंध्र प्रदेश के अंदर मिलेगा, और ये दोनों आपको बिहार के अंदर मिलेंगे। अगला देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है उस पास के बारे में, दर्रे के बारे में, जो पैंगोंग लेक को पैंगोंग झील से कनेक्ट करता है। पैंगोंग झील अभी बहुत न्यूज़ में थी, चाइना और इंडिया का वहाँ पे बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था। और आपको पूछ रहा है कि ये इनॉग्रेट किया गया है अगस्त 2021 में, वो कौन सा दर्रा है। ठीक है, तो नाथुला दर्रा, शिपकिला पास, जेलेपला दर्रा या उमलिंगला पास आपको बताना है। तो अगर हम देखें तो इसमें से उमलिंगला पास है जो कि पैंगोंग को ले से जोड़ता है। वरना अगर हम बात करें नाथुला की तो ये सिक्किम में है, और उसके बाद शिपकिला की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश है, और हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। और जेलेपला है अगर हम देखें तो सिक्किम को ल्हासा से जोड़ता है। तो ये डी है जो ले को पैंगोंग से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है इसमें, एक तरफ आपको राज्य दे रखे हैं, दूसरी संबंधित राज्य भाषाएं दे रखी है। त्रिपुरा की आपको सही विकल्प चुनना है इसमें से। तो त्रिपुरा की अंग्रेजी, कर्नाटक की मलयालम, मिजोरम की अंग्रेजी, और आंध्र प्रदेश की तेलुगु आपको बताना है। तो इसमें डी इसका आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की आपको तेलुगु ही मिलेगी। जबकि अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो इसकी बंगाली भी है और कॉर्बोरोक भी है। जबकि हम कर्नाटक की बात करें तो इसकी ऑफकोर्स कन्नड़ होगी, और मिजोरम की बात करें तो मिजो होगी। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जो तुंगभद्रा डैम है वो कौन से राज्य में है स्थित है, और जो मैथन बांध है वो कौन से राज्य में है। कर्नाटक, झारखंड, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, इसमें से आपको पहचानना है। तुंगभद्रा जो है वो कर्नाटक में मिलेगा, तुंगभद्रा डैम आपको, और जो मैथोन डैम है वो आपको झारखंड में मिलेगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मैथोन डैम। तुंगभद्रा तो आपको पता है तुंगभद्रा नदी में बनेगा, लेकिन मैथोन डैम आपको किस नदी में मिलेगा, बराकार नदी पे ही आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे इनकरेक्ट यानी कि गलत विकल्प चुनने के लिए बोल रहा है। एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ राज्य के पुष्प आपको दे रखे हैं। देखिए सारे अगर आप पेपर उठा के देखेंगे, PYQs उठा के देखेंगे, तो वहाँ पे आपको स्टेट फ्लावर, स्टेट ट्री और स्टेट एनिमल के क्वेश्चंस आपको जरूर से मिलेंगे। तो इसको तो बिल्कुल खा जाइए, चबा जाइए, याद कर लीजिए एकदम, सुबह शाम आप रट लीजिए इसको हनुमान चालीसा की तरह। तो अब कर्नाटक जो है लोटस, मध्य प्रदेश मेडोना लिली, तमिलनाडु जो है तांगड़ी पुव्वू, और मणिपुर का है शिरुई लिली। तो इसमें से आपको इनकरेक्ट बताना था। तो इसमें से तमिलनाडु ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि तंगड़ी जो पुव्वू है वो आपको तेलंगाना का जो है राजकीय पुष्प है। तेलंगाना जो राज्य है हमारा उसका ये राजकीय पुष्प है। जबकि अगर हम तमिलनाडु की बात करेंगे तो उसका राजकीय पुष्प क्या है, फ्लेम लिली। एक इस तरीके की आकृति में एक लिली होती है, ऐसा लगता है कि उसमें आग की लपटें निकल रही हैं। तो ठीक है, बड़ा ही खूबसूरत फूल होता है, आप देख भी सकते हैं। ऐसा करा कीजिए, जब भी आपको कोई चीज़ याद नहीं हो रही है तो एक ट्रिक बता देता हूँ, उसको यूट्यूब पे देख लीजिए, यूट्यूब पे देखते ही वो आपको याद होने लगेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि डुगोंग कौन से राज्य का राजकीय पशु है, और जो तितली मछली है, बटरफ्लाई फिश, वो कौन से राज्य की राजकीय पशु है। चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, आपको बताना है पुडुचेरी। तो बताइए, तो इसमें से जो अंडमान निकोबार है उसका ड्यूगोंग है। इसको सी काऊ भी बोलते हैं, समुद्र की गाय भी बोलते हैं। ये ओनली मैमल है जो आपको सी में मिलेगा। ठीक है, और जो वेजिटेरियन है, यानी कि ये दूसरे जानवरों को नहीं खाता है। और दूसरा आपको जो स्टेट बटरफ्लाई फिश है वो लक्षद्वीप की स्टेट एनिमल है। जबकि अगर चंडीगढ़ की बात करें तो इसका इंडियन ग्रे गूज है। ठीक है,
इंडियन ग्रे गूज इसका वो है। और पुडुचेरी की बात करें तो जो स्क्विरल होती है हमारी, यानी कि आपकी जो गिलहरी होती है, वो इसका राजकीय पशु है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि जो चापचार कूद फेस्टिवल है वो कौन से राज्य में मनाया जाता है और करछी पूजा कौन से राज्य में मनाई जाती है। पूर्वोत्तर राज्य में आपको पूछा है, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो ये जो चापचार कूद है ये मिजोरम में मनाया जाता है और करछी पूजा त्रिपुरा में मनाई जाती है, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए मैंने जब हम लोग पढ़ते रहते हैं तो हमें थोड़ा पता लग जाता है, जो कुछ अगर आपको याद नहीं हो रहा है ना तो आप ट्रिक्स निकाल लीजिए, जनरली वो 90-80% 90% ये ट्रिक काम कर जाती हैं। तो जितने भी ये कुत वाले फेस्टिवल है जिसके लास्ट में कुत लगा हुआ है वो जनरली जो है मिजोरम में मनाए जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि यूज इट एट योर ओन रिस्क, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे ज्यादातर ये बात सही होती है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है लोक नृत्य के बारे में, मणिपुर का लोक नृत्य आपको पूछ रहा है और नागालैंड का लोक नृत्य कौन सा है वो आपको पूछ रहा है। तो अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा थांगटा, जो मणिपुर का लोक नृत्य है, और जेलांग जो है नागालैंड का लोक नृत्य है। जबकि अगर हम लाहू की बात करें तो ये कहाँ का है, ये मेघालय का लोक नृत्य है। और अगर हम जांगतलम की बात करें तो ये किसका है, मिजोरम का है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला देख लेते हैं, गलत विकल्प आपको चुनना है। एक तरफ डेट दे रखी है, दूसरी तरफ उस दिन कौन सा दिवस होता है। तो 16 मार्च को टीकाकरण दिवस होता है, 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस होता है, 21 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे होता है। तो आपको गलत विकल्प चुनना था, इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि ये जो वर्ल्ड रेफ्यूजी डे होता है ये 22 जून को होता है। 21 जून को क्या होता है, हमारा जो योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे होता है, 21 जून को होता है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए इस बार की थीम बताइए मुझे, जो इंटरनेशनल योगा डे थी उसका थीम बताना है आपको। ये सारे थीम एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं, इसलिए ये आपके भलाई के लिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि क्या यार बीच बीच में क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन ये आपकी भलाई के लिए है क्वेश्चन, आपको ये बिल्कुल से ही आंसर करने हैं अच्छी तरह। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि लॉसेन जो स्विट्जरलैंड में है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर यहाँ पे आपको लॉसेन स्विट्जरलैंड में मिलेगा। तो विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी कि प्राकृतिक संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। बताइए किसका मिलेगा। तो ये आपको मिलेगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो हेडक्वार्टर है वो आपको स्विट्जरलैंड में मिलेगा। जबकि विश्व खाद्य कार्यक्रम फूड प्रोग्राम का आपका रोम इटली में मिलेगा, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का आपको ग्लैंड स्विट्जरलैंड में मिलेगा, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आपको बर्लिन में मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इनकरेक्ट पूछा हुआ है, गलत विकल्प आपको चुनना है। तो आपसे पूछ रहा है एक तरफ अधिनियम दे रखे हैं, दूसरी तरफ कौन से वर्ष में आए थे। तो सेबी जो है भारतीय प्रतिभूत और विनियमन बोर्ड यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1996 में, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में, धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो बड़ी खराब बात है, 2002 में आया था, और नन ऑफ दीज आपको पूछ रहा है। तो इसमें जो है ए इसका इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो सेबी है वो 1992 में आया था। देखिए ब्लैक मनी एक बहुत बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी का भी इशू है, ठीक है, और इससे जो हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी है वो भी एंडेंजर्ड होती है। अब आज ही के न्यूज़पेपर में अगर आप देखें तो एक खबर आई है कि जो टोटल ब्लैक मनी है वो 2 ट्रिलियन के आसपास है पूरे वर्ल्ड में, 2 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास, यानी कि जो टोटल 3 से 4% जो ग्लोबल जीडीपी का है वो काला धन है, यानी कि ब्लैक मार्केट है। तो इसलिए हमें भी ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई चीज़ खरीदे तो उसका पूरा पक्का बिल ले, जीएसटी बचाने के लिए उस सामान को बिना बिल के ना खरीदे। जैसे बिल्कुल नायक वाले डायलॉग आपको याद होगा कि एक पिन से लेकर हवाई जहाज तक जो भी आप खरीदे आप बिल लेके खरीदे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि स्टॉकहोम कन्वेंशन जो किससे संबंधित था और इसको लागू कब किया गया था। इंप्लीमेंटेड पूछा, ध्यान रखेंगे अडॉप्टेड और इंप्लीमेंटेड में फर्क होता है। तो ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट यानी कि स्थायी कार्बनिक प्रदूषक के रिलेटेड था ये। और कैसे, देखिए दो चीज़ें होती है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि इसको अडॉप्ट कब किया गया था। 2001 में अडॉप्ट किया गया था, लेकिन लागू कब किया गया था। लागू कब होता है, जब भी कोई भी कन्वेंशन आता है तो उसको पहले अडॉप्ट किया जाता है, उसके बाद देश उसको साइन करते हैं, यानी कि उसको साइन भी करते हैं, रेटिफाई भी करते हैं। तो एक अगर मान लीजिए 10 देशों के रेटिफिकेशन के बाद वो फोर्स में आएगा, तो जब तक 10 देश उसको रेटिफाई नहीं कर देंगे तब तक वो फोर्स में नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है कि स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में आया तो था, लेकिन इंप्लीमेंट पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो 2004 में हुआ था, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रामसर साइट यानी कि जो आर्द्र भूमि है, रामसर स्थलों के रिस्पेक्ट में आपको पूछा कि दिसंबर 2020 में कौन सी जो साइट है वो ऐड की गई थी। तो वो सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है जो लद्दाख का है, उसको दिसंबर 2020 में किया गया था। बाकी जो तीनों है उसको नवंबर 2020 में किया गया था, ठीक है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी यानी आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार का निलंबन होता है वो हमें किस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। फ्रांस, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, कनाडा। तो ये जर्मनी का जो वीमर रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन था उससे हमने बोरो किया है। तो भारत के संविधान में बहुत सारी चीज़ें हमने बोरो करी। जैसे फ्रांस से अगर हम बात करें तो हमने रिपब्लिक का आइडिया फ्रांस से बोरो किया है। इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी और लिबर्टी का जो सिद्धांत है वो हमने फ्रांस से लिया है। साउथ अफ्रीका से अगर हम बात करें तो जो इलेक्शन होता है राज्यसभा मेंबर्स का, उसका जो प्रोसेस है वो हमने लिया है। उसके बाद जो अमेंडमेंट यानी कि संशोधन का प्रोसेस है वो भी हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। कनाडा से बात करें तो जो स्ट्रॉन्ग सेंटर है यानी कि जो एक
एक शक्तिशाली केंद्र है उसका, और जो रेसिडुअरी पावर हमारे पार्लियामेंट के पास है उसका भी जो हमने जो सिद्धांत लिया वो कनाडा से लिया है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि पुडुचेरी कौन से हाईकोर्ट के जुरिसडिक्शन में अधिकार क्षेत्र में आता है, और लक्षद्वीप कौन से हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ये अगर हम देखें, मद्रास और केरल है, मद्रास यानी कि तमिलनाडु जो हाईकोर्ट है उसको मद्रास हाईकोर्ट बोलते हैं, और केरल का हाईकोर्ट जो है वो लक्षद्वीप उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि करेक्ट ऑप्शन सही विकल्प चुनना है। एक तरफ सूची है, दूसरी तरफ आपको विषय दे रखे हैं। तो जो संघ सूची है उसमें शिक्षा एजुकेशन है, स्टेट जो लिस्ट है उसमें बैटिंग है, और उसके समवर्ती सूची में कंकरेंट लिस्ट में आपको फॉरेस्ट मिलेगा। तो इसमें से आपको करेक्ट बताना था, तो इसमें जो सेकंड और थर्ड है वो करेक्ट है, क्योंकि जो एजुकेशन है वो कंकरेंट लिस्ट में समवर्ती सूची में मिलेगा, बैटिंग और गैम्बलिंग आपको स्टेट में ही मिलेगा, और कंकरेंट में आपको फॉरेस्ट मिलेगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जैसे कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन, फॉरेन पॉलिसी और ये सब आपको यूनियन लिस्ट में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली का कंपोजिशन है वो कौन से अनुच्छेद में आपको बता रखा है, 168, 169, 171, किसमें आपको बता रखा है। तो ये किसी में भी इनमें से किसी में नहीं बता रखा है, ये तो डी इसका आंसर हो जाएगा। इसकी अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभाओं की जो कॉन्स्टिट्यूशन है कि उनको बनाना है, वो आर्टिकल 168 में बता रखा है। आर्टिकल 171 में क्या बता रखा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का कंपोजिशन यानी कि जो विधान परिषद होता है उसका कंपोजिशन बता रखा है। और 169 में जो लेजिस्लेटिव विधान परिषद होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनके अबॉलिशन के बारे में बता रखा है। तो इसलिए जो है ये इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो कंपोजिशन है वो कहाँ बताया है, ये आर्टिकल 170 में आपको बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि जो स्टेनलेस स्टील है उसमें से दिए हुए में से कौन सी धातु प्रयोग में नहीं आती उसको बनाने में, और जो ड्यूरालुमिन है उसमें से दिए हुए धातुओं में से कौन सी चीज़ उसमें बनाने में काम नहीं आती है। लोहा, मैग्नीज, क्रोमियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल। तो अगर हम बात करें तो जो स्टेनलेस स्टील बनता है उसमें आयरन यानी कि लोहा, क्रोमियम और निकल काम में आता है, जबकि अगर हम ड्यूरालुमिन की बात करें तो उसमें एल्यूमिनियम आता है, कॉपर आता है और मैंगनीज आता है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो इसका आंसर हो जाएगा सी। एल्यूमिनियम आपको स्टेनलेस स्टील में नहीं मिलेगा और निकल आपको ड्यूरालुमिन में नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपको इनकरेक्ट चूज करना है, यानी कि एक तरफ आपको विटामिन बता रखे हैं B1, B2 और ये सब, और दूसरी तरफ उनके कॉमन नाम। तो अगर हम देखें तो B2 ये गलत है, क्योंकि रेटिनॉल जो होता है विटामिन ए को बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे इसमें पूछ रहा है, सही विकल्प आपको बताना है। एक तरफ आपको मिनरल्स दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके ओर के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो तांबा, कॉपर यानी कि मैलेसाइट से आता है, आयरन चिन्नाबार से आता है, मैग्नीज साइड्राइट से आता है, और मरकरी जो है डोलोमाइट से आता है। आपको बताना है इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन केवल ए है, क्योंकि जो आयरन होता है वो सिन्नाबार से नहीं आता, वो साइड्राइट से आता है। मैग्नीज जो है डोलोमाइट से आता है, और जो मरकरी है वो सिन्नाबार से आता है। सिन्नाबार को काफ़ी बार यूज़ भी किया जाता है काफ़ी सारी चीज़ों में, यानी कि पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्लोरोफॉर्म को डिस्कवरी उसकी खोज किसने करी थी। सर जेम्स यंग सिम्पसन, कार्ल विल्हेम स्कील, क्रिस्टियन कोबिन, या किसी ने नहीं। बताइए। तो इसमें से सर जेम्स यंग सिम्पसन है जिसने इनकी खोज करी थी, क्लोरोफॉर्म की खोज करी थी। अगर हम कार्ल विल्हेम की बात करें तो इन्होंने क्लोरीन की खोज करी थी, और जो क्रिस्टियन हॉर्नबीन है उन्होंने ओजोन की खोज करी थी। तो ये आपको पता होना चाहिए साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से। इनकरेक्ट यानी गलत विकल्प चुनना। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन 1972 में आई थी। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी 2001 में। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि स्टेट हाईवे अथॉरिटी 2004 में, या कोई भी नहीं इनमें से। तो अगर हम देखें तो कोई भी नहीं, सभी सही तरीके से दिए मैच कर रखे हैं। जो भी ऑप्शंस है वो आपको पढ़ना है कि क्या आपसे इनकरेक्ट पूछा हुआ है। तो इनकरेक्ट में भी नन ऑफ दीज इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, इनकरेक्ट आपसे फिर से पूछ रहा है। एक तरफ योजना है, दूसरी तरफ वो किस साल में आई थी। तो किसान भाई योजना जो है, किसान भाई योजना 1992 में, चकबंदी योजना 1956 में, ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट 2009 में, या इनमें से कोई नहीं। गलत विकल्प चुनना था। इसमें अगर आप देखेंगे तो चकबंदी योजना 1956 में नहीं आई थी, वो 1954 में आई थी। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या हुआ है, जैसे बहुत सारे जो एक किसान है उसकी कुछ लैंड यहाँ पे, कुछ लैंड यहाँ पे, कुछ लैंड यहाँ पे, तो चकबंदी के अंदर क्या किया जाता था कि उसको एक ही जगह उसकी एक्सेसिबिलिटी अच्छी रहे और उसको ज़्यादा इनपुट कॉस्ट भी ना पड़े, तो उसकी जो जगह है उसको एक ही जगह मिल जाए, इस तरीके की कोशिश में की जाती थी। अगला, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इनकरेक्ट, गलत विकल्प आपको चुनना है। एक तरफ आपको कुछ जगह दे रखी है, जैसे भारतीय कालीन प्रौद्योगिक संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्बन टेक्नोलॉजी भदोही में मिलेगा, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि आपको सहारनपुर में मिलेगा, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आपको लखनऊ में मिलेगा। इनमें से कोई नहीं। तो गलत इसमें से चुनना था, तो ये सी वाला गलत हो जाएगा, बिकॉज जो ग्रेन स्टोरेज और मैनेजमेंट है वो आपको लखनऊ में नहीं मिलेगा, वो हापुड़ में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें आपसे पूछ रहा है इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के हिसाब से कौन से राज्य में सबसे ज्यादा आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप्स मिलेंगे, माफ कीजिएगा, मान्यता प्राप्त स्टार्टअप सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे। तो वो आपको मिलेंगे
महाराष्ट्र में, ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो 11,308 स्टार्टअप्स मिलेंगे। ज़्यादातर मुंबई, पुणे, यहाँ पे जो सारे स्टार्टअप्स हैं, इन इसी की वजह से महाराष्ट्र सबसे आगे है। इसलिए हमें भी अपने उत्तर प्रदेश को आगे करना है, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो हमारा मिशन है या फिर प्रोग्राम है, और साथ में जो लोकल एंटरप्रेन्योरशिप है, हमें उसको बढ़ावा देना है और हमारे उत्तर प्रदेश को और ऊपर लाना है इस रैंकिंग में। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो सकल घरेलू उत्पाद होता है उसको अगर हम 2021-22 में वित्तीय वर्ष में देखें स्थिर मूल्य हो यानी कि कांस्टेंट प्राइस के ऊपर, तो वो कितना उसकी जो ग्रोथ रेट है यानी कि बढ़ने की दर है वो कितनी रही है, 11, 12, 13, 14, तो ये 11% की रही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो वित्तीय वर्ष 2021-22 है उसके अंदर राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट अगर हम बात करें एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो कितना रहा है, 4.5, 3.5, 5.5, 6.5। तो अगर हम देखें तो ये 3.5% का रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो 3.5 ध्यान रखेंगे। वित्तीय वर्ष 2020-21 का पूछा है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि वित्तीय वर्ष 2021 में जो फॉरेक्स रिजर्व है हमारा यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार है, इकोनॉमिक सर्वे 21 के हिसाब से वो कितना बिलियन डॉलर है आपको बताना है। तो 586.1 बिलियन डॉलर है। ये घटता बढ़ता रहता है लेकिन इस इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से ये इतना है। अगर मैं आपको पूछूँ इसके घटक यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या होते हैं, तो इसमें एक तो फॉरेन करेंसी विदेशी मुद्रा होती है, गोल्ड यानी कि सोना होता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होते हैं हमारे पास, और जो रिजर्व पोजीशन होती है IMF की वो हमारे पास होती है। इन चारों को मिला के हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में जो चालू खाता है यानी कि करंट अकाउंट का बैलेंस है वो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी यानी कि प्रतिशत जो है वो कितना है जीडीपी के, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, तो वो 3.1 है। दो तरह के खाते होते हैं हमारे पास, एक तो कैपिटल अकाउंट होता है और एक करंट अकाउंट होता है। तो करंट अकाउंट में क्या होता है, जो भी मर्चेंडाइज ट्रेड हमारे यहाँ होता है यानी कि जो सर्विसेज या मर्चेंडाइज का ट्रेड आदान प्रदान होता है वो करंट में होता है, जबकि जो लोन है, कोई भी लोन है या कैपिटल क्रिएटिंग एसेट या पैसा हमने बाहर से उधार लिया या किसी को उधार दिया, वो सब कैपिटल अकाउंट में होता है, रेमिटेंसेज वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो कौन से आपको बैडमिंटन प्लेयर के खिलाड़ी का नाम बताना है जिन्होंने ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में का वुमेन सिंगल का खिताब जीता है। दूसरा आपको मेन सिंगल जिन्होंने ओडिशा ओपन जीता है उसका भी आपको नाम बताना है। तो बताइए इनमें से दिए हुए ऑप्शन में से देखें तो बी उन्नति हुडा और किरण जॉर्ज जो है, उन्नति हुडा ने वुमेन टाइटल जीता है, किरण जॉर्ज ने मेन टाइटल जीता है। नेक्स्ट तो आपसे पूछ रहा था जो हैप्पी शॉप नाम से एक आवश्यकता के जो उत्पाद उपलब्ध कराने वाले हैं यानी कि जो डेली एसेंशियल्स प्रोवाइड करने वाले कन्वीनियंस स्टोर्स है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किए, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारतीय पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। तो ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने किए, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ह्वांगसोंग 12 जो एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, उसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया था जगांग प्रेफेक्चर एरिया से। तो वो कहाँ से किया गया है, कहाँ है ये बेसिकली वांगसंग 12 किसने फायर किया है, ये आपसे पूछ रहा है। साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, चीन या जापान। तो ये उत्तर कोरिया ही है जो ऐसे काम करता है। हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, हमें शांतिपूर्ण तरीके से ही सारे काम करने हैं। शांतिपूर्ण तरीके से अगर आप हम तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे पेड ग्रुप की जानकारी ले सकते हैं, और अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा दूसरा विकल्प भी आप चुन सकते हैं यानी कि जो हमारी फ्री टेस्ट सीरीज़ है, फ्री वीडियो सीरीज जो हम चला रहे हैं उसको आप देखिए। शांतिपूर्ण क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम अपने वीडियोस पे कभी भी एड्स नहीं लगाते, सो दैट आपकी पढ़ाई में कभी भी कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि जो आर्म्ड फोर्सेस और उनके परिवारों को फ्री मेडिसिन घर डिलीवरी यानी कि होम डिलीवरी करने का जो प्रोग्राम है वो किस मिनिस्ट्री ने चालू किया है, रक्षा मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किया है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये नामक किताब किसने लिखी है, आपको बताया है। सलमान रश्दी, चेतन भगत, रस्किन बॉन्ड, अरुंधति दत्त, रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है कि अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नियुक्त किए गए हैं तो उनका नाम आपको बताना है। और दूसरा जो HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है यानी कि अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक जो है उनको अपॉइंटमेंट किया गया है, वो आपको कौन है। तो ये वी अनंत नागेश्वर है जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है, और जो पुष्प कुमार जोशी हैं वो HPCL के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसका जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट वो निकालता है। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन में भी एक आंसर है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन निकालता है, IMF निकालता है। तो उसने 2021-22 के लिए जो हमारा आउटलुक है यानी कि जो दर है जिससे हम बढ़ेंगे उसको 9.9.5 से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया, 8.9, 9.0, 9.1, 9.2। तो ये अगर हम देखें तो 9% इसको कर दिया है, ठीक है। तो ये हमने 50 क्वेश्चन करे और लेखपाल के लिए टेस्ट सीरीज हम चला रहे हैं, फ्री
ये रहेगी सबके लिए। तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उसका आंसर ज़रूर लिखें और जो भी आपका स्कोर आया उसको भी ज़रूर बताएं। ज़रूर से ज़रूर हमारा टेलीग्राम चैनल जो है फ्री वाला उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ पे सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं। यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चाहें और आप अच्छा लगे, एक जगह आपको तैयारी करना है, कहीं और से बिल्कुल नहीं पढ़ना है अगर, तो आप हमारे फ्री जो हमारा पेड ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।